के उसे घायल कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है साल 1939 का वक्त, जहां पर जर्मनी ने मात्र 2 हफ्ते में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। और अब यहाँ पर जितने भी जूइश लोग रहते हैं उन्हें पोलैंड से निकलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हजारों की तादाद में पोलैंड के जूइश लोग पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑस्कर शिंडलर होता है। शिंडलर असल में एक जर्मन है और साथ में वो नाजी पार्टी का मेंबर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। हम देखते हैं कि ऑस्कर शिंडलर एक पार्टी में जाता है जहां पर नाजी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ये सब के सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि मात्र 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब इन्हीं की हुकूमत यहाँ पर चलेगी। अब ऑस्कर शिंडलर यहाँ पर सभी के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है जिसकी वजह से जल्दी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सबके सब ऑस्कर शिंडलर को जान जाते हैं। अब शिंडलर जंग के हालातों में अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जो कि जूइश लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। असल में नाजी सेना जो भी ऑर्डर्स देती है वो ऑर्डर्स यहीं से लागू किए जाते थे और साथ ही जूइश लोगों के पास जो भी शिकायतें होती थी वो उन्हें लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते थे। खैर, अब शिंडलर यहाँ पर आता है और वो यहाँ के एक अकाउंटेंट से मिलता है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी होगी और उसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई जूइश बिजनेसमैन मुझे पैसे दे जिससे मैं फैक्ट्री खरीदूंगा। दरअसल ये वो वक्त होता है जब नाजी सेना ने ये ऑर्डर लागू कर दिया होता है कि कोई भी जूइश अब बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी भी जर्मन यानी किसी भी नाजी आदमी के बिजनेस में अपना पैसा लगा सकता है। और अब इसी बात का फायदा शिंडलर उठाना चाहता था। वो चाहता था कि जूइश आदमी का पैसा लगाकर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर ले। खैर, अब वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी फैक्ट्री को लीड कर सकते हो, जिसके बाद अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है। हालांकि वो शिंडलर से भी यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जूइश आदमी तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे देगा। इसके बाद कुछ और वक्त बीत जाता है जब साल आता है 1941 और अब पोलैंड में जितने भी जूइश लोग रहते हैं उन सबको कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया है, यानी कि लगभग सभी जूइश लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। वहीं शिंडलर अब कुछ व्यापारियों से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने बिजनेस में फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें कंपनी
कुछ भी नहीं करना चाहता, जबकि शिंडलर ने जूइश लोगों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब अगले दिन 2 ट्रेन मंगवाई जाती हैं, जिसमें शिंडलर के सभी 1100 वर्कर्स को यहाँ से चेकोस्लोवाकिया भेजा जाएगा। अब एक में मेल्स को रखा जाता है और दूसरी ट्रेन में फीमेल्स को रखा जाता है। फिर मेल वाली ट्रेन तो चेकोस्लोवाकिया पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचकर सभी वर्कर्स देखते हैं कि यहाँ पर शिंडलर ने एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बनाई है और यहाँ पर उन सबके रहने का इंतजाम भी है। पर दूसरी ट्रेन जिसमें फीमेल्स थी वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची होती। दरअसल उसमें कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, जिस वजह से उस ट्रेन को कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया है। और अब कंस्ट्रक्शन कैंप में सभी फीमेल्स को नीचे उतारा जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं और फिर उन्हें कपड़े उतारने को कहा जाता है। इसके बाद उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर भेजा जाता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि ये एक गैस चैम्बर है, जिसके अंदर जूइश लोगों को मारा जाता होगा। अब ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर अगले पल ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसमें उन सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर इन सबको नहाने के लिए भेजा गया है। फिर अगले दिन यहाँ पर शिंडलर भी आ जाता है और वो यहाँ के सभी ऑफिसर्स को अपने सभी पेपर्स दिखाता है। वो कहता है कि ये सब मेरे वर्कर्स हैं और गलती से इनकी ट्रेन यहाँ पर आ गई, लेकिन वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन वर्कर्स को नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि शिंडलर किसी भी कीमत पर इन्हें ले जाना चाहता था। इसलिए उसके पास जो कुछ आखिरी डायमंड्स बचे होते हैं वो रिश्वत के तौर पर उन ऑफिसर्स को दे देता है, जिसके बाद वो ऑफिसर्स उन वर्कर्स को छोड़ने के लिए मान जाता है। अब शिंडलर अपनी सभी फीमेल वर्कर्स को वहाँ से लेकर चेकोस्लोवाकिया अपने होम टाउन पहुँच जाता है। चेकोस्लोवाकिया में भी नाजी यानी जर्मन्स के सोल्जर्स होते हैं, इसलिए अब शिंडलर उन सबसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जर्मन सोल्जर मेरी फैक्ट्री के अंदर आए, और मेरे पास इसके लिए ऊपर से ऑर्डर्स हैं, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ मैं शिकायत करूंगा, जिससे उसको सजा हो सकती है। और इतना ही नहीं, अगर मेरी फैक्ट्री में भी कोई नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन भी उसे ही देना होगा। खैर, अब शिंडलर अपनी फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर वो सभी से अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। दरअसल इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उनकी वाइफ कौन है। साथ ही वो यहाँ पर सभी जूइश लोगों को उनके रीति रिवाजों के हिसाब से प्रेयर करने की अनुमति दे देता है, जो कि जर्मन ने पूरी तरह से मना कर दिया था। और इसी तरह से धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री होती है वो इस बीच लगातार लॉस में चल रही होती है, जिस वजह से शिंडलर को पैसों का और भी नुकसान हो जाता है। अब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता था, वो उसने जूइश लोगों को बचाने के लिए खर्च कर दी, और अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। और इसी वजह से उसका अकाउंटेंट भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिंडलर ने अपनी पाई पाई जूइश लोगों को बचाने में लगा दी। वो शिंडलर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारे पास पैसे हों और जिस बारे में मुझे पता ना हो। तो शिंडलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे पता है कि जल्द ये सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर कुछ ही दिनों के बाद रेडियो पर न्यूज आती है कि सोवियत ने इस जंग को जीत लिया है और जर्मन इसको हार चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये खबर आने के बाद अब शिंडलर अपने सभी वर्कर्स को बुलाते हैं, जहाँ पर जर्मन्स भी होते हैं। फिर वो सभी के सामने ऐलान करते हैं कि जर्मनी जंग हार चुका है और उसने सरेंडर कर दिया है। इसलिए जो जर्मनी के गार्ड्स यानी नाजी सोल्जर्स हैं, उन्हें आदेश है कि वो सभी जूइश लोगों को मार दें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। इसके बाद वो सभी जूइश लोगों से कहता है कि आज से तुम सब आजाद हो, तुम अपनी अपनी राह पर जा सकते हो। दरअसल अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 1100 लोगों का यहाँ पर ध्यान रख सकें और उनका खर्चा उठा सकें। अब जर्मन गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और वो किसी भी जूइश पर अब हथियार नहीं उठाते। फिर अब शिंडलर यहाँ पर सभी जूइश लोगों के साथ 3 मिनट का मौन रखते हैं, जिसके बाद सभी जूइश लोग यहाँ से जाने की तैयारियां करने लगते हैं। अब इन्हीं में से एक वर्कर होता है जिसका एक सोने का दांत था। वो अपने उस सोने के दांत को पिघलाकर ऑस्कर शिंडलर के लिए एक रिंग बनाता है और वो रिंग अकाउंटेंट ऑस्कर शिंडलर को लाकर देता है और कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया।
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी ऐसी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर